एमएच एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गुप्त साम्राज्य भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल के करों के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। एक, भोग, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। 2, भाग, राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। 3, ऊपरी कर एवं उद्रंग, एक प्रकार का व्यापारिक कर। 4, शुल्क, सीमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। असुमेलित है। 3, ऊपरी कर एवं उद्रंग, ये एक प्रकार का व्यापारिक कर न होकर एक प्रकार का भूमि कर था। नोट, गुप्त काल में भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। साहित्य में निम्न प्रकार के करों का उल्लेख है। भाग, राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6वां हिस्सा। भोग, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। ऊपरी कर एवं उद्रंग, एक प्रकार का भूमि कर। गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नकद या ऋण व अन्न में दोनों रूपों में की जा सकती थी। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। 1, चंद्रगुप्त प्रथम। 2, समुद्रगुप्त। 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। 4, कुमारगुप्त। सही जवाब है 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। नोट, शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी रजत के सिक्के जारी किए, जिन्हें गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया? 1, चंद्रगुप्त प्रथम। 2, समुद्रगुप्त। 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। 4, कुमारगुप्त प्रथम। सही जवाब है 4, कुमारगुप्त प्रथम। नोट, गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी व तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया गया। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? 1, सुवर्ण। 2, निष्क। 3, दीनार। 4, कार्पासण। सही जवाब है 3, दीनार। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चीनांशुक के नाम से जाना जाता था। 1, चीन जाने वाली व्यापारिक वस्तुएं। 2, चीन से आने वाली व्यापारिक वस्तुएं। 3, चीन का रेशम। 4, चीन का एक बंदरगाह। सही जवाब है 3, चीन का रेशम। अगला प्रश्न है, भारत से बेजेंटाइन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। 1, हाथी दांत की वस्तुएं। 2, रेशम। 3, मसाले। 4, उक्त 2 व 3 दोनों। सही जवाब है उक्त 2 व 3 दोनों, रेशम और मसाले। अगला प्रश्न है, असुमेलित का चयन कीजिए गुप्त शासन के संदर्भ में। 1, महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रमुख होता था। 2, महासंधि विग्रह वैदेशिक नीति का प्रदान। 3, महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। 4, पुस्तपाल पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। असुमेलित है 4, पुस्तपाल पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता था, यह अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। नोट, गुप्त काल में पुस्तपाल अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था तथा दंडपाशिक पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? 1, सरणी। 2, निगम। 3, सार्थ। 4, उक्त सभी। सही जवाब है 4, उक्त सभी। नोट, सरणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी
कहलाता था तथा सार्थ का प्रधान सार्थवा कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में पूर्वी तट पर स्थित नहीं था? 1 घंटसाला, 2 कदूरा, 3 भृगुकच्छ, 4 ताम्रलिप्ति। सही जवाब है 3 भृगुकच्छ। नोट: भृगुकच्छ भड़ोच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में घंटसाला, कदूरा तथा गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति था। अगला प्रश्न है, असम्मिलित का चयन कीजिए। 1 भास, सौपन, वासवदत्ता। 2 शूद्रक, मर्च्छकटिकम। 3 विशाखदत्त पंचतंत्र। 4 कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम। असम्मिलित है 3 विशाखदत्त पंचतंत्र। नोट: गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। भास ने सौपन वासवदत्ता, शूद्रक ने मर्च्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि महाकाव्यों की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ? 1 नाचना कुछार का पार्वती मंदिर। 2 भितरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। 3 तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। 4 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सही जवाब है 3 तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। नोट: तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? 1 श्रीगुप्त, 2 बिंदुसार, 3 चंद्रगुप्त, 4 कनिष्क। सही जवाब है 1 श्रीगुप्त। नोट: श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच किसने भारत पर शासन किया? 1 कुमारगुप्त, 2 रामगुप्त, 3 चंद्रगुप्त प्रथम, 4 समुद्रगुप्त। सही जवाब है 4 समुद्रगुप्त। नोट: समुद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सेनानायकों में से एक माना जाता था। उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का संरक्षक था। वी. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लोहे स्तंभ का निर्माण किसके काल में हुआ था? 1 चंद्रगुप्त प्रथम, 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 कुमारगुप्त प्रथम, 4 समुद्रगुप्त। सही जवाब है 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। नोट: दिल्ली का लोहा स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुक्रम की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस लेख से प्राप्त होती है? 1 इलाहाबाद स्तंभ लेख, 2 जूनागढ़ शिलालेख, 3 महरौली लोहे स्तंभ लेख, 4 हाथी गुफा लेख। सही जवाब है 1 इलाहाबाद स्तंभ लेख। नोट: समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसकी रचना उसके संधि विग्राहिक एवं राजकवि हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, संस्कृत में पहला प्रमुख अभिलेख किसने बनवाया था? 1 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 2 कनिष्क, 3 रुद्रदामन, 4 समुद्रगुप्त। सही जवाब है 3 रुद्रदामन। नोट: शक शासक रुद्रदामन तर्कशास्त्र का विद्वान तथा संगीत का प्रेमी था। रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इसके समय में उज्जैनी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थी। रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी उसके जूनागढ़ गिरनार 150 ईस्वी के अभिलेख से मिलती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? 1 वीरसेन, 2 अमर सिंह, 3 वराह मिहिर, 4 चरक। सही जवाब है 4 चरक। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।